जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन आज। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी रहेंगे सम्मेलन में उपस्थित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विपक्षी दलों ने किया चुनाव का बहिष्कार। खेल की खबरों में मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला T20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। और दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड का भीषण स्थिति बने रहने के अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं कृतिका। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श भी है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। तो डीजीपी आईजी सम्मेलन है। 3 दिनों का ये सम्मेलन, जिसका आज तीसरा और अंतिम दिन है। बीते कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, इस चर्चा में, और आज भी प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर देखा जाए तो जो प्रमुख चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाएगी कि उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, फिर चाहे वो आगे आने वाले समय में AI की चुनौती हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या फिर डीप फेक जैसी जो चुनौतियां इन दिनों अब सामने आ रही हैं, उस पर सीधे तौर पर चर्चा इन दिनों की जा रही है इस सम्मेलन में। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। जयपुर से विशाल बैरिस्टो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल भी इस सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आए थे और आज भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन खास बात यह है कि जो आगे आने वाले समय में जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिनका जो चुनौतियां हम सभी लोग सामना करने वाले हैं आगे आने वाले समय में, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डीप फेक हो, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। सुप्रभात कृतिका आपको। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हमें वक्त के साथ चलना होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। कैसे हम फॉरेन इन्फ्रिंजमेंट को रोक सकते हैं और कैसे हम अपनी सुरक्षा को मुस्तैद रख सकते हैं। राजस्थान के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री का ये सबसे लंबा स्टे है अब तक का, 3 दिन का जयपुर में, और आज आखिरी दिन होगा इस DG और IG कॉन्फ्रेंस का। प्रधानमंत्री ने कल भी 1-on-1 DG से मुलाकात की थी, अलग अलग DGs है अलग अलग स्टेट्स के। उसके अलावा जो अलग अलग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके चीफ भी इसमें शामिल है और PM का अधिकारी भी इसमें भाग ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसको हाईली कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। और ये जो मंथन चल रहा है 2 दिन का, आज आखिरी दिन है जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद है, वो इस बात को साफ बताता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर का रोड मैप इससे निकल कर आने वाला एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा आज की बैठक के बाद। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, और ये सब तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर
काफ़ी ज़्यादा गहनता से इस पर चिंतन हो रहा है और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। जैसे कि हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे बड़ा इशू है बॉर्डर का। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट की, तो वहाँ पर नक्सलिज्म का इशू है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, ख़ास तौर से पूर्वोत्तर में और छत्तीसगढ़ के इलाकों के अंदर यहाँ पर नक्सलवाद की घटनाओं में कमी आई है, यह खुद होम मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन हमें हमेशा मुस्तैद अपने आप को रखना होगा। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर, जो सबसे छोटा लेवल होता है ऑफिसर ग्रेड में, वहां से लेकर डीजी लेवल तक सभी को टेक्निकली अपग्रेड होने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पार्टी मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करने से पहले नड्डा जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब रामनगरी अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। तो अयोध्या धाम जो है वो सज संवर कर तैयार है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भी खासा उत्साह का माहौल इन दिनों बना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। नेपाल के जनकपुर धाम से चली भार यात्रा अब अयोध्या पहुंच गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रद्धालु भगवान राम के ससुराल यानी कि जनकपुर से कई सारे उपहार लेकर आए हैं। और श्रद्धालुओं से बात की हमारे संवाददाता आशुतोष ने, आपको सुनाते हैं। बाईस जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अवसर अद्भुत होगा क्योंकि माता जानकी के जनकपुरी से भी 500 की संख्या में लोग आए हैं और ये लोग माता जानकी और भगवान राम के लिए भार लेकर के आए हैं। भार यानी कि भेंट लेकर के आए हैं, भेंट यानी कि उपहार लेकर के आए हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा, लड़कियों के घर वाले भेंट स्वरूप देते हैं, उसे भार कहा जाता है। नेपाल से सुशील अग्रवाल जी यह भार लेकर के आए हैं। क्या मन में भावना है, इन्हीं से जानते हैं। सुशील जी, क्या सोच करके ये भार लेकर के, भेंट लेकर के भगवान के लिए आए हैं? हम लोग जनकपुर से आए हैं और राम जी का स्थापना, मंदिर का स्थापना हो रहा है, उनका पुनर्स्थापना हो रहा है। इसलिए हम लोग की तरफ से जो भेंट होता है वो हम लोग लेके आए हैं उनको चढ़ाने के। माँ जानकी का भार लेकर जनकपुर से आने वाली ये महिलाएं क्या कहती हैं? क्या नाम है आपका? मधु शाह। मधु जी, क्या सोच करके, क्या भाव है मन में ये लेकर के आई हैं? भाव तो बहुत है, उत्साह है कि हम लोग जानकी जी के यहाँ से राम जी के यहाँ हम लोग आए हैं भार लेकर। हम लोग इतना उत्साहित हैं, जो मेरी बेटी, मेरी जनकपुर की बेटी टेंट में रह रही थी, हम लोग एकदम खुशी से, जो उनका एक महल बन गया, उनका घरवास होगा, गृह प्रवेश होगा, तो उसमें कितना चूड़ा, दही, पान, मखान जो मिथिला का होता है, पाग, चुनरी, साड़ी, सूप, धनिया, कर्मी का साग, सोना चांदी का बर्तन, आभूषण का बर्तन, वो सब, मतलब उनके जो तो हम लोग से हुआ नहीं, लेकिन जो शक भरा है हम लोग उनके लिए उत्साह पूर्वक प्रेम भाव लेकर, वो तो आम बात है, हम लोग पूरा तन मन धन उनको देने के लिए आ गए हैं। और मेरी बहन किसी तरह अपने घर में महल में जाके बैठे, हम लोग भाव विह्वल हैं। जनकपुर से आई ये महिलाएं अयोध्या के हर वासी में राम को देखती हैं और यही कारण है कि जब व्यवस्था में भी लगे हुए लोग
भगवान राम की तरह जनकपुर की महिलाएं देखती हैं तो क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ गाती हैं, सुनाते हैं आप। ई बुढ़बा के बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बुढ़बा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में छोट लगे, देखन में छोट लगे, खात बड़े थारी, बबुआ हमरा बोत काहे गाड़ी। अयोध्या पूरी तरह से भक्त के रंग में सराबोर है। जनकपुर से आए लोग अगर विवाह में गारी गीत गाते हैं तो भगवान का बाल्य रूप देख करके लोग मुग्ध होकर के सोहर भी गाते हैं। संपूर्ण अयोध्या में भक्त के विभिन्न रस और रूप दिखाई देते हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। और वहीं अयोध्या में रामलला के लिए भूमि विवाद के पूर्ववादी इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इकबाल अंसारी ने कहा कि दुनिया में राम जन्मभूमि से सामाजिक समरसता का संदेश जाएगा। इकबाल अंसारी अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों से भी काफी खुश नजर आए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने, आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी को होने वाली श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में समाज के कई गणमान्य लोगों को ट्रस्ट की ओर से, सरकार की ओर से न्योता भेजा गया है। इसमें कई राजनीतिक दल, कई गणमान्य व्यक्ति, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, सैनिक शामिल हैं और एक बहुत ही ख़ास नाम उसमें श्री इकबाल अंसारी साहब का भी आता है, जो कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकार के तौर पर शामिल हुए। इकबाल अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको भी निमंत्रण पत्र मिला, आपके हाथ में वो निमंत्रण पत्र खुद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या सहनशील है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के हाथ, हर जात के देवता विराजमान हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हमारा जो है कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। ये हम अयोध्यावासी हैं और इस नाते जो है हमको भी ये निमंत्रण मिला और हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे देश के तमाम से जो है मेहमान आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। सबके बीच में जो है हम भी जाएंगे। साथ वहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं और एक साथ सब लोग दर्शन भी के जो है करेंगे और एक खुशी की एक लहर अयोध्या वासियों में है जो हम में भी है। इस परिघटना पर, या फिर कहें कि ये जो समारोह होने वाला है, केवल देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है और राम राज्य जिसकी हम सभी लोग कल्पना करते हैं, पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश जाएगा? अयोध्या आज जो है मंदिर बनके तैयार है। जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। कहीं कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई मुकदमा नहीं। आज मंदिर बनके तैयार है। सारे लोगों में खुशी की लहर है। ये अयोध्या ऐसी धरती है कि अयोध्या में हर धर्म के लोग बसते हैं, सबका सम्मान है। आज जो है हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि हर धर्मों का सम्मान हो और देश में एकता हो, हिंदू मुसलमानों की कोई फीलिंग न हो। अपने अपने नियम धर्म से लोग जो है चलें और अपने धर्म के लोग पक्के रहें, तभी ये इंसानियत है। जो अपने धर्म का पक्का होगा वो सबके लिए अच्छा होगा। अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के आम जनमानस में आपकी क्या राय है, जो यहाँ पर विकास की नई धारा यूँ कहें कि इस बार बह चली है? अयोध्या में मुकदमा मंदिर मस्जिद का रहा, विकास पे जो है मुकदमा नहीं रहा। आज माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। विकास तो बहुत कुछ हुए हैं। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तमाम कुंड है, रोडें हैं। जो है यहाँ तक क्या है कि लोगों के घर जो है घरों का भी रिपेयरिंग जो है सरकार ने किया है। इस बात से जो है सच बात झुटलाई नहीं जाएगी। सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की है, लेकिन अयोध्या में विकास की गंगा बही है। क्योंकि आज भी देखें कि जो कुछ भी बने हुए हैं सबके फायदे के लिए हैं। इसमें ना कोई जात बात है, ना कहीं भेदभाव है। इकबाल अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि अयोध्या धरती है समरसता की और पूरी दुनिया देखेगी, उन गणमान्य व्यक्तियों में इकबाल अंसारी साहब भी शामिल होंगे, जो एक पक्षकार के तौर पर वर्षों जिन्होंने अदालत में भगवान श्री राम लला विराजमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज वो उस प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, अयोध्या।
तो सिर्फ इकबाल अंसारी ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम लोग इन दिनों लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में वातावरण इस वक्त इन दिनों राममय हो चुका है और हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया, ये टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बदलते मौसम की। दरअसल दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का भी अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि 8 और 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। और वहीं शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कंबल बांटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों से ठंड में संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करने का आग्रह किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में भी शीतलहर जारी है। दिल्ली, NCR में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन भी बनी हुई है। हालांकि लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी धीरज से। धीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और ठंड वाकई बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लोगों के जो लोग, खासतौर पर जो लोग सड़क पर रहते हैं, उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से किस तरीके से मदद उन लोगों की जा रही है? और साथ ही आप ये भी बताइए कि मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में क्या किसी प्रकार की राहत मिल सकती है, ऐसी कोई जानकारी दी गई है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो सर्दी का सितम है वो जारी है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में अभी जो तापमान जो है वो 8.4 डिग्री सेल्सियस वो दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी कम है जी। और अगर हम हरियाणा की बात करें और राजस्थान की बात करें तो हरियाणा और राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड का जो सितम है वो जारी है। और अभी आपने बात करी प्रशासन की तैयारियों का, कि प्रशासन की भी इस तरीके की तैयारी है कि जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, जो लोग किसी बाग बगीचे में जाके सोते हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाए, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए। हालांकि जो सरकार
के अलावा जो स्थानीय जो निजी संस्थान हैं, निजी संस्थान भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रभावित लोगों तक कंबल की सुविधा पहुंचाई जाए, उनको कड़ाके की ठंड से बचाई जाए। जहां तक दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जो लगभग पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम कुल मिलाकर जारी है। और जैसा कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो छोटे जो बच्चे के स्कूल हैं, जो 8वीं तक के जो बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनके स्कूल को बंद कर दिया गया है अगले 10 जनवरी तक। हालांकि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ये सुविधा नहीं है। हालांकि उनको ये कहा गया है कि उनका जो क्लास होगा वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। कोशिश है कि बच्चों को ठंड से बचाया जाए। दक्षिण भारत के इलाकों में भी स्थिति उसी तरीके से बनी हुई है और ऐसा मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कहा गया है, पूर्वानुमान लगाया गया है कि दक्षिण भारत में बारिश भी हो सकती है। खास करके अगले 2 दिनों तक केरल में बारिश की जो संभावना जताई गई है। और जो तटीय इलाका है, जो तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, तमिलनाडु के तटीय इलाकों के बारे में भी कहा गया है कि वहाँ बारिश हो सकती है। मछुआरों को कहा गया है कि वो बारिश से बचने की जो अपनी तैयारी है उसे पूरी कर ले, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो वहाँ हो सकता है। बिल्कुल पहाड़ी राज्यों में बर्फ की स्थिति बनी हुई है और जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि बर्फ के जमने से जो पानी का जो आदान प्रदान होता है नल के जरिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो पहाड़ी राज्यों के लिए स्थिति थोड़ा ज्यादा प्रतिकूल जरूर है, खास करके हालांकि इस समय में कुछ सैलानी, कुछ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। धीरज, कुल मिलाकर अभी ये जो शीतलहर है, ये जो सर्दी है, 1 से 2 दिनों के लिए बर्फ का मजा, सर्दी का सितम जो है वो अभी आगे आने वाले कुछ दिन और जारी रहेगा और इसे बर्दाश्त भी हम सभी को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए धीरज। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है और कंबल भी वितरित किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जाएं, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है।
मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने मत का प्रयोग किया, उस दौरान की ये तस्वीरें। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर यह अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। शेख हसीना की नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी यानी जेपी ने इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों को नामांकित किया है। हालांकि जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भी वापस ले लिया है। केरल की सुचेता सतीश ने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और इस सप्ताह की शुरुआत में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर इस उपलब्धि की पुष्टि भी की। ये उल्लेखनीय उपलब्धि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में हुई। प्रतिभाशाली कलाकार ने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी और अपने संगीत कौशल और एक शक्तिशाली संदेश से दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं महानगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के साथ। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।